हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 क्लास 12th का, जो कि आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का होगा, जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। आखिर हम डीएनए हेलिक्स को पैक क्यों करते हैं? हमारे बॉडी में डीएनए, मैंने कहा था कि इतना ज़्यादा है कि आप अर्थ के घूम सकते हैं, दो राउंड स्पेस से जाके वापस आ सकते हैं। अब इतने बड़े डीएनए को अगर हम देखेंगे, यानी ईच सेल में 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो कैसे आया था, उसको भी आज बताएंगे। और उस डीएनए को हम कैसे अपनी बॉडी में, अपने सेल्स के न्यूक्लियस में कैसे रैप कर सकते हैं। वो न्यूक्लियस जिसका हम देख सकते हैं साइज 10⁻⁻⁶ मीटर, जो कि बहुत स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर 2.2 मीटर के डीएनए को रखना एक असंभव है। इसीलिए किस तरह से वाइल्ड कर दिया जाए ताकि वो सुरक्षित हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि जब आप कभी पतंग उड़ाते हैं तो पतंग काफी दूर तक आपकी धागे से बंधा रहता है, लेकिन आप कुछ ही पल में उस धागे को, मंजे को आप ऐसे रैप कर देते हैं। समझ में आया? यानी ये मान लीजिए पूरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारे, यानी जो धागा और डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए ऐसे आप क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के रूप में जाना जाता है। उसी के आगे हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे कि डीएनए ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ डीएनए, उसको हम कैसे समझेंगे? तो लेंथ ऑफ डीएनए को आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजिनस बेस, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसको किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, यानी कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये होगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो नाइट्रोजनस बेस है उसको हम काउंट कर देते हैं, दो डिस्टेंस जो होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर मान लेते हैं कि ये आपका ये ए है, जी है, यानी ये दोनों प्रकार क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है इसको देख लीजिए। और ह्यूमन के बॉडी का टोटल नंबर आप देख सकते हैं कितना हमारे पास नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। उस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पर उपस्थित नाइट्रोजनस बेस दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ जो बेस होगा, ये हमारी यानी टोटल लेंथ जो होगा डीएनए को, हमको कंफर्म हो जाएगा। यानी इसको कैसे काउंट कर लेंगे तो देखेंगे, ये हो जाएगा कितना, 0.34 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेस। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस कितना होता है तो बता देंगे 6.6 × 10⁻⁹। हैप्लॉइड में बात करेंगे 3.3 है, लेकिन डिप्लॉइड पूरे होल बॉडी में देखेंगे तो 6.6 × 10⁻⁹। यहाँ से देखेंगे ये वाला कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 मीटर का डीएनए हमारे बॉडी में क्या होता है, पर सेल। यानी प्रत्येक सेल में आप देखेंगे 2.2 मीटर का जो डीएनए है, ये हमारी बॉडी में क्या है, अवेलेबल होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम समझेंगे यहाँ पर आगे कि आखिर डीएनए को हम क्यों क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई। दो स्थान पे होता है, प्रोकैरियोट में अलग होगा। प्रोकैरियोट में आप देखेंगे तो वहां पर कुछ अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। क्योंकि एक चीज और भी जानना है आपको, ये तो हो गया नॉर्मल की, यहाँ डीएनए की साइज है। अब इसी 2.2 मीटर्स को हम क्या करते हैं, किसी तरह रैप करते हैं। प्रोकैरियोट के केसेस में चूंकि आप देखेंगे तो उसमें वेल न्यूक्लियर डिफाइन नहीं होता है, वहां पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म पर कहीं ना कहीं जो डीएनए पार्ट तो फ्लोट करता रहता है। वो अलग बात है कि वो आरएनए या प्रोटीन से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। तो कुछ समय के लिए या कुछ स्थानों पर सुरक्षित रहते भी हैं, मतलब नॉर्मली फ्लो नहीं कर पाएंगे साइटोप्लाज्म में, वहां पर कैन नॉट बी फ्लो ऑन द साइटोप्लाज्म, बट इट कैन बाइंड विद द आरएनए एज वेल एज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन हैव द, आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा डीएनए होगा नेगेटिव चार्ज। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, इसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया होगा कि फास्फेट होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि डीएनए को हम पैक करते हैं किसके केसेस में, हम अगर बताएं यहाँ पर कि इसको हम प्रोकैरियोट्स में पैक करना चाहते हैं, पहले प्रोकैरियोट्स मतलब ई कोलाई में आप जानना चाहते हैं, बहुत सिंपल बात। ई कोलाई के केसेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं भैया, इसमें हम बता सकते हैं कि जो डीएनए होता है, ये डीएनए जो है ना, डीएनए क्या करता है, ये लाइज होता है, पड़ा रहता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पर वेल वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस होता है,
इसमें क्या हो जाता है, एब्सेंट। भाई न्यूक्लियस कहाँ होगा प्रोकैरियोट में, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो न्यूक्लियस के स्थान पर कुछ तो पाया जाता है। तो यहीं पर आप चाहिए तो कामा लगाओ या इसे बता दो, इसमें बता दीजिए इट्स इट्स सुपर क्वाइल्ड, यानी बहुत मरतबा घुमा रहता है, सुपर क्वाइल्ड विथ, अच्छा सुपर क्वाइल्ड मतलब होता है, ना समझ पाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, सुपर क्वाइल्ड मतलब उलझा, उलझा रहता है ना, तो उसी में उलझा रहता है, समझिएगा इसको। सुपर क्वाइल्ड किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ RNAs एंड कुछ इसमें पाए जाते हैं क्या, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी इन्हीं के सहारे आप देखेंगे तो प्रोकैरियोट के केसेस में क्या होते हैं, वो आपस में लिपटे रहते हैं, जिससे वो हमारा पूरा का पूरा जो DNA है वो कंप्लीट रूप से साइटोप्लाज्म में घूम नहीं पाता, क्योंकि बंधा रहता है। भाई जैसे घर में किसी व्यक्ति को फुल्ली आज़ादी मिल जाए तो इधर उधर कहीं पर घूम सकते हैं, बट अगर उसको कहीं ना किसी तरह से इंगेज कर दिया जाए, यानी उसके ऊपर लगे कि किसी का एक पावर है जिसकी वजह से वो आउटसाइड या इधर उधर कहीं घूम नहीं पाएगा, यानी वो बंधा रहता है, यानी जो जिम्मेदारियों के बोझ तले रहता है वो भाग नहीं पाएगा इधर उधर, जो फ्री रहेगा वो कहीं पर जा सकता है। तो ये यहाँ पर बंधे हैं, यानी इनके पास एक जिम्मेदारी है। यही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन यहाँ पर लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, नॉन हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या हो जाएगा भैया, तो उसका नाम आप बता देंगे, उस प्रोटीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली एमीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलीमीन्स पाया जाता है, ध्यान देना। अब देखेंगे जैसे मैंने कहा ना कि प्रोटीन तो एक जगह है, डीएनए एक रील है, डीएनए हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा रील है जो इस थोड़े से कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, रैप हो जाता है, यानी उसी के अंदर बंध जाता है, यही चीज इसमें आपको समझने की जरूरत है। यानी आप ये कह सकते हैं, इसमें अगला पॉइंट बनाकर समझ सकते हैं कि द कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट mass of DNA is called called न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जिसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ही स्थान पर पाया जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है ना, वो आ रहा, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्रोमोसोम, प्रोक्रोमोसोम कहा जाता है। क्या मामला समझ में आया, यानी सिंपल आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पर डीएनए जब नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ या आरएनए के साथ रैप करता है तो एक कॉम्पैक्ट मास बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बनकर के तब क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोइड कहा जाता है, या फिर प्रोकैम्बियम के रूप में जाना जाता है। अर्थात जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो जाए, जैसे मान लो ये प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन NHP हायर लेवल पर इसी का यूज किया जाता है, ये आता है और ये साथ ही साथ कुछ RNA भी होते हैं, ये सब उसी के साथ क्या होता है, प्रोटीन ऐसे बंधे रहते हैं, ये DNA ऐसे उसी पे बंधा रहता है और एक मास बन जाता है, इसी मास का नाम क्या हो जाता है, प्रोक्रोमोसोम कह दो, या तो आपका नाम क्या पड़ जाएगा इसका, न्यूक्लियोइड्स के रूप में जाना जाता है। क्या मामला, हमारी बात समझ आ रही है आपको, तो इतनी सारी बातें होती हैं, हम ये बात किसमें करते हैं, ये हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट में, यानी वो इंपॉर्टेंट है, यानी लगभग वो हम सब में भी होता है ये, तो इसीलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टोन बताते हैं इसका जो रैपिंग होता है डीएनए का, किसमें, यूकैरियोट फर्स्ट। अब चलिए, अब हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक के केसेस में कैसे डीएनए को रैप किया जाता है, कौन सा बेसिक प्रोटीन लाइसिन या अर्जिनिन नामक का यूज किया जाता है, किसने खोजा था, कोरेनबर्ग ने 1974 में सबसे पहली मरतबा इसको देखा था, उसी सब चीजों के विषय में हम बात करेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कि आर कॉर्नबर्ग 1974 सबसे पहली मरतबा इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, यानी इसको मैं बता सकता हूँ, इन्होंने एक चीज कहा था डिस्कवरी जब किया, उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को बताया गया कि ये किससे बना होता है, तो उन्होंने कह दिया, एक तो बता दिया कि ये बना होता है डीएनए के साथ और साथ ही साथ ये प्रोटीन के साथ। ये बातें कॉर्नबर्ग साहब, जो रॉबर्ट क्रोनबर्ग साहब थे, इन्होंने रॉबर्ट कॉर्नबर्ग के द्वारा ये एक मैसेज दिया गया कि नहीं, क्रोमोसोम इज मेड अप बाय द डीएनए एंड द प्रोटीन। पहली बात तो ये हो गया। अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने बताया कि इसमें एक बेसिक प्रोटीन पाया जाता है, जब हम लोग यूकैरियोट के केसेस में डीएनए को रैप करते हैं तो वहां पर एक बेसिक प्रोटीन होगा, यानी बेसिक
जो प्रोटीन यहाँ पर यूज किया जाता है वो कौन से हो जाते हैं भैया, तो उसका नाम हो जाएगा लाइसिन और प्लस अर्जिनिन। अर्जिनिन समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्जिनिन ये बेसिक प्रोटीन है, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्ड हिस्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमने क्या किया था, प्रोकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन NHC यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने हिस्टोन प्रोटीन किया, जो कि बेसिक प्रोटीन होने की वजह से हिस्टोन नाम क्यों पड़ा हिस्टोन, क्योंकि इसमें बेसिक प्रोटीन है लाइसिन और अर्जिनिन नामक के दो यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिस्टोन। अब आगे क्या होगा देखिए, इसमें होता क्या, डीएनए के ऊपर आप देखेंगे तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फास्फेट, यानी फास्फोरिक एसिड की वजह से आप देखेंगे तो डीएनए पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं पर आप देखेंगे कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन पर कैसा चार्ज होगा, यहाँ पर आप देखेंगे हाँ पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आई इतनी बात है। और इस प्रकार से ये लोग मिल करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है भैया, न्यूक्लियोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पर प्रोकैरियोट में क्या देखा था, न्यूक्लियोइड बना था, लेकिन यहाँ पर क्या नाम पड़ गया, न्यूक्लियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या काम होता है, इसमें देखेंगे, इसमें 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के आप देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, इसमें देखेंगे H1, ठीक है, H2, H1H2A, फिर देखेंगे H2B, H3 और H4। ये 5 तरह के होते हैं। H1 का काम क्या होता है, ये लिंकर डीएनए, H1 क्या है, लिंकर डीएनए है, डीएनए को आपस में जोड़ता है। बाकी ये रेस्ट 4 जो है ये सब क्या होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो 4 ये हैं तो 4 जोड़े में, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, अर्थात ये 8 हैं। इस प्रकार से ये लोग क्या बनाते हैं, एक ऑक्टामर का बनाने का फॉर्म, यानी क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। ये ऑक्टामर को हम बोलते हैं न्यू बॉडी, ठीक है, या इसी का नाम पड़ जाता है कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। यानी आप देखेंगे जब माले में मोती पाई जाती है, मोती की तरह ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अभी मैं आगे जब इसका फिगर ड्रा करूंगा तो समझाऊंगा, अभी आपको समझने की जरूरत है। कितने हिस्टोन प्रोटीन है, 5 होते हैं। H1 छोड़ दीजिए, बाकी H2, H2B और H3, H4 ये 4 मिलकर के 2 में पाए जाते हैं, पेड़ में होते हैं वो 8 हो जाते हैं। H1 का काम है 2 डीएनए को आपस में ऐड करना, जब वो प्रोटीन से जुड़ता है तो डीएनए को आपस में क्या करना, लिंक करने का काम करता है। ये समझ में आई थी बात है। अब देखेंगे, लगभग माना जाता है कि 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं, कहाँ पर, जो ये हेलिक्स को जब ये रैप करता है, इस हेलिक्स को रैप करते समय 200 बेस पेयर का फॉर्मेशन होता है, और यही दोनों 200 हेलिक्स बेस पेयर आपस में रैप करके प्रोटीन को चारों तरफ से कवर कर देते हैं और एक पैक बना देते हैं, डीएनए पैकिंग के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे जब आप देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये डीएनए रैप करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग माना जाता है कि 1/3 1 सही 3/4 टाइम इसको रैप करने की वो क्षमता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और ये जो हमारा H1 वाला है, H1 ये जो था, इस हिस्टोन के द्वारा क्या काम होता है, ये प्लग्ड करते हैं, प्लग्ड करते हैं। और ये प्लग किसको कहते हैं, प्लग्ड ऑफ, या H1 प्लग्ड ऑफ डीएनए विथ किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन। क्या मामला समझ में आया। अब जब ये 200 बेस पेयर बन गया, अर्थात हम इसमें ये कह सकते हैं कि आगे चल के क्या बनाएंगे, अर्थात हमने ये समझाने की कोशिश किया कि ये जो डीएनए है इसके ऊपर कौन सा भैया नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन जो है क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। ये दोनों आपस में मिले क्या बनाए, न्यूक्लियोसोम बना के तैयार कर दिया। अभी जो मैंने एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, न्यूक्लियोसोम एक जो कॉम्पैक्ट मास बना, न्यूक्लियोसोम बना। अभी न्यूक्लियोसोम आगे क्या करेगा, ये बनाएगा भैया एक फॉर्मेशन बनाएगा जिसका नाम होगा क्या, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन आगे क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, सोलेनॉइड, क्या बनाएगा, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। अब सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना, अब आगे ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बदलेगा किसमें, क्रोमैटिन फाइबर में। और ये किसमें बदल जाएगा, क्रोमोसोम में। क्या मामला समझ में आया। ये सारी चीजें होती है, फाइनली ये क्रोमोसोम में क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होने का काम कर देते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो क्रोमोसोम पर ये चिपके हुए हैं, इनकी एक सबसे बड़ी खास बात क्या है,
लेकिन इसमें सबसे बड़ी खास बात तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कैसे ये क्रोमोसोम जब बना, तो क्या क्रोमोसोम हर सिचुएशंस में आपको उसी डायरेक्शन में दिखेगा? क्या क्रोमोसोम के अंदर जो लाइटिंग है, जो चमक है, वो चमक हमेशा बरकरार रहेगा या किसी स्थानों पर कुछ बदलाव दिखेगा? जी, अब इस क्रोमोसोम्स पर आप देख सकते हैं कि दो कंडीशन आपको दिखाई पड़ेंगी। कौन कौन से? एक क्रोमोसोम्स पर आप देख सकते हैं भैया, यही जो क्रोमेटिन होता है, जैसे ये मैंने कहा क्रोमोसोम बनकर तैयार हो गया, ये क्रोमेटिन जो बना है, जब क्रोमेटिन बना जिससे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना, घूम जाता है, सोलेनॉइड में बहुत ज्यादा घुमा घूम जाता है, जिससे बन जाता है क्रोमेटिन फाइबर, फिर बना क्रोमोसोम। अब यही क्रोमेटिन में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, यानी ये जो क्रोमेटिन है इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए ये दो प्रकार के हो जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रोमेटिन में। एक हो जाएगा हेट्रो, क्या हो जाएगा? हेट्रोक्रोमेटिन। और एक कौन सा हो जाएगा भैया? इसका नाम पड़ जाएगा यूक्रोमाइटिन। यूक्रोमाइटिन, यही दो है, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। ये दो प्रकार के क्रोमेटिन आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर डिवाइड होते हैं। अब समझने वाली बात है कि हेट्रो की क्वालिटी क्या है। तो हेट्रो में क्वालिटी बस दो तीन समझिएगा। देखिए ये बहुत ही क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये? डेंस स्टैंड होते हैं, बहुत गाढ़े कलर के होते हैं ये, ठीक है, डेंस स्टैंड होते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे टाइटली लिखा है, फिर देखेंगे एक पॉइंट इसमें और समझ लेंगे, ये नो प्लेस, यानी हम सीधा लिख देंगे ये क्या नहीं होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यानी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये टाइटली नहीं है, ये जो यूक्रोमेटिन होते हैं कैसे लूजली होते हैं। क्या होता है भैया? ये लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। और कैसे लूज पैक्ड तो होंगे, साथ साथ ये देखेंगे जो ये कैसे होता है, लाइट होते हैं, चमकीले होते हैं। और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में लोग क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हेट्रो और क्रोमेटिन का किस तरह से ही डिवाइड होता है। समझ में आ गया? तो क्रोमेटिन मतलब एक फाइबर ही है, वो फाइबर क्रोमेटिन मतलब बहुत ही घमंजा जिसको आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा उलझा रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर तो बनेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है और ये आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही लूज रहते हैं ऐसे, और यहाँ पर इतना ज़्यादा कंडेंस आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जो कॉम्पैक्ट मास बनाए जाते हैं, बहुत ही टाइट पैक होते हैं, ये किसमें आते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन में, जो ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन में बहुत ही लूज होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, चमक होता है इनके अंदर। लेकिन इसके बाद देखेंगे कैसा है, बहुत ही डेंस स्टैंड होते हैं, दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब वो दिखाई नहीं पड़ेंगे तो क्या ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम देखेंगे कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। ये चीजें तब हम समझ पाते हैं जब हम पढ़ते हैं क्या डीएनए पैकेजिंग किसके रूप में, जब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक। ये स्पेशली आपको लाइसिन अर्जिनिन नाम के बेसिक प्रोटीन समझना है जब आप यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं। आप देखते हैं किस प्रकार से क्या है, जब मिल करके डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन मिल करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं, यानी न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनेगा। कौन कौन सा इसमें हिस्टोन प्रोटीन है? 5 तरीके के। H1 छोड़ दीजिए, H2A, H2B, H3, H4। H1 छोड़ दीजिए, लिंकर डीएनए है, बाकी सब क्या हो जाते हैं हमारे, 4 हैं, तो 4 दूनी 8 पेयर में पाए जाते हैं, जो ऑक्टामर बनाते हैं, जो न्यू बॉडी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, मोती जैसे होता है, मोती की तरह होते हैं। और इस प्रकार से ये बनाते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स, जिसमें ये उलझ जाते हैं, कभी सोलेनाइड बना, क्रोमेटिन फाइबर बना, कभी क्रोमेटिन बना, और फाइनली क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन देखा कि यूकैरियोटिक और हेट्रोक्रोमेटिक में कैसे बाइफरकेट होता है, जिसके विषय में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब इसका मैं फिगर बनाता हूँ, तब तक इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से डीएनए रैप करता है यूकैरियोटिक में। मैंने दिखाया आपको कि पूरा का पूरा डीएनए है, ये आप देख सकते हैं। डीएनए पर चूंकि नेगेटिव चार्ज, ये भी जानिए किसकी वजह से, फास्फोरिक एसिड की वजह से, फास्फेट। आप देखेंगे किस तरह से ये 4 यहाँ पर हमने देखा कि प्रोटीन पहले हमारा है हिस्टोन वाला, हिस्टोन ऑक्टामर के रूप में बनाएंगे, क्योंकि 4 है तो 4 दूनी 8 है, डबल पेयर में पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा रैप होता है, देखिए यहाँ पर ये चले आते हैं और यहाँ पर ये ऑक्टामर पैक हो जाता है मोर टाइटली, बहुत ज्यादा एकदम क्लोज कॉम्पैक्ट मास बना लेते हैं। ये लुक लाइक द बीड ऑन स्ट्रिंग, जैसे लगेगा कोई बीड है, कोई मोती है, कहाँ पर, स्ट्रिंग यानी धागे पर। यानी देखिए बीड मतलब है न्यूक्लियोसोम और स्ट्रिंग मतलब होता है डीएनए ऑफ क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाला डीएनए को बोलते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, और उसके ऊपर लगा है जैसे क्या चढ़ा हुआ, जैसे क्या लगा हुआ है, जैसे लगा मोती है जिसको बीड बोलते हैं, यानी न्यूक्लियोसोम को कहा जाता है। यहाँ देखेंगे कि ये जो डीएनए है नेगेटिव चार्ज डीएनए रैप करता है अराउंड द ऑक्टामर, यानी जिसमें लगभग 200 बेस पेयर पाए जाते हैं, या उसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये दोनों ऑक्टामर और ये सब नेगेटिवली चार्ज मिल करके जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर चला था। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गुथा हुआ भाग है बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में हो जाते हैं। और क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि ये क्रोमोसोम में देखेंगे ये कब दिखाई पड़ेगा, मेटाफेज अवस्था में होगा। और यहीं पर आप ये भी मैंने बता दिया था, क्रोमेटिन आप देखेंगे यूकैरियोटिक और आप देखेंगे कैसा था ये प्रोकैरियोटिक। दोनों अवस्थाओं में किस तरह से हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के रूप में दिखाई पड़ा था, दोनों के विषय में मैंने बता दिया। कौन लाइटली होता है, कौन डेंस होता है, कौन क्लोज होता है, कौन लूज होता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। कौन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और किस तरह से वो हमारा हेटेरोक्रोमेटिन नॉन इनएक्टिव होता है या इनएक्टिव के रूप में ट्रांसक्रिप्शनल में यूज किया जाता है। समझ में आया? इतनी बातें यहाँ पर ही आपको समझ में आई होगी, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक छोटा सा और ये चीज और लिखिएगा नोट में, हायर लेवल पर आप देखेंगे जब हम इस तरह का पैकेजिंग करते हैं डीएनए का, तो इसके लिए हमें जरूरत होती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए, यानी एनएचसी, यानी हाई लेवल पर जब रैप करते हैं तो ये हमको इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बात यहाँ तक? तो जल्दी से इसका सॉल्व लीजिए। फिर एक छोटा सा यूनिट है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल के सर्च आउट में पहला पॉइंट आपको समझा देते हैं क्या होता है उसके बारे में, ठीक है ना? जल्दी से इसका सॉल्व लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें आया हमारा भैया क्या है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेनेटिक मटेरियल में हमने डीएनए पढ़ा, हमने प्रोटीन देख लिया, हमने आरएनए देख लिया। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक मत बनाया और ये विचार किया कि अगर हम ये सर्च करें कि आखिर कौन सी चीज है जिस वजह से ये पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी ये जानने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क देना शुरू कर दिया। जिस क्रम में सबसे प्राथमिक रूप से हमने देखा ग्रिफिथ थे जो 1928 में सबसे पहले इन्होंने डिप्लोकॉकस या हम कह सकते हैं स्टेप्टोकॉकस नामक बैक्टीरिया को सबसे पहले एक आर्टिफिशियली ग्रोथ कर, डिप्लो माने दो, यानी ये दो बैक्टीरिया का ग्रुप है, स्टेप्टो माने एक चैन बन जाता है इसे। इस प्रकार से एक बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रोथ कराने की कोशिश किया जो क्या डिजीज कॉज करता था, निमोनिया करता था, बहुत खतरनाक निमोनिया रोग करता था। अब देखा गया कि जब निमोनिया कॉज करने वाले स्टेप्टोकॉकस को इन्होंने आर्टिफिशियली प्रकार से कह दीजिए ग्रोथ कराने की कोशिश की तो उनको दो तरह के स्ट्रेन प्राप्त हुए। पहला स्ट्रेन कैसा था, स्मूथ था जिसको एस से लिखा। दूसरा कौन सा था, रफ था, जो रफ मतलब आर से था। लेकिन स्मूथ वाला बहुत खतरनाक था, वायरुलेंट था, ये भी ध्यान देना। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी देखेंगे, जब इसको बताया गया नहीं स्मूथ वाले को समझाया गया तो स्मूथ में बताया गया कि इसके ऊपर क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड की कोट लगी होती है। जिस पॉलीसेक्राइड कोट की वजह से जब ये जाता था किसी होस्ट के अंदर तो ये क्या करता था, इसको होस्ट की वजह से आप देखेंगे कि प्रोटेक्ट करता था अपने आप को, यानी प्रोटेक्ट करता था यानी उसके सिस्टम से इम्यून सिस्टम से। और एक प्रकार से कैसा था, वायरुलेंट था, यानी एक प्रकार से ये डिजीज कॉज कर सकता था। ये बातें हमने देखा जब किसमें स्मूथ वाले में थे। ठीक इसका अपोजिट जब हमने रफ वाले में देखा तो रफ वाले में हमने देखा कि इसके पास लैग था, कमी था, किसका, लैक ऑफ पॉलीसैकेराइड कोट। इसके पास पॉलीसैकेराइड की कोट थी, तब इसमें क्या होता है, कैन नॉट बीट द या बीट होस्ट्स इम्यून सिस्टम्स एंड ये क्या होता था, नॉन वायरुलेंट था, यानी डिजीज कॉज करने की क्षमता इसके अंदर नहीं थी। ये सारी बातें सबसे पहले जब ग्रिफिथ ने देख लिया, अब उन्होंने सोचा ला इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए क्या ट्रांसफरिंग हो रहा है। तो इन्होंने काम किया। देखिए इनका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, इन्होंने एक माइस लिया, क्या लिया, एक माइस लिया। चलिए ये कलर दिखाई नहीं पड़ रहा था, मैं इसे से लिखता हूँ। इन्होंने काम क्या किया भैया, एक माइस लिया और माइस के ऊपर इंजेक्शन करा दिया, यानी उसको इंजेक्ट करा दिया एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। क्योंकि आर देखिए कहीं पर रोक कर रहा है, नहीं कर रहा, तो यहाँ पर माइस हमारा कैसा था, माइस हमारा एलाइव था, जिंदा था। ये बात समझ में आया। लेकिन फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस माइस के ऊपर लाओ इंजेक्ट करा दें, क्या इंजेक्ट करा देता है यस स्टेन को। तो आपको ये पता होगा कि यह स्टेन क्या करता था, डिजीज करने वाला। तो यहाँ पर माइस क्या हो जाता था, माइस किल्ड था, ये माइस किल्ड हो गया, मर गया। ठीक है,
अब यहाँ पर यानी कैसे नहीं जिंदा रह पाए। लेकिन जब इन्होंने कहा इस माइस के ऊपर हम क्या करते थे, इंजेक्ट करने वाले थे, किसको इंजेक्ट किया था, हीट किल्ड, हीट किल्ड यस स्ट्रेन, यस स्ट्रेन, और जैसे यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को किया, बैक्टीरिया एंड लाइव, लाइव आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। आपने देखा कि यहाँ पर जैसे इन दोनों को किल किया गया, इनको हीट किल कर दिया गया और साथ ही साथ यस स्टेन बैक्टीरिया जो लाइव था, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यह सिंपल करिए, रुक जाइए पहले इसी को देख लीजिए। हमने जो बैक्टीरिया डोज डिजीज कर रहा था, हमने उसको गर्म कर दिया, यानी उसके अंदर के सारे जेनेटिक मटेरियल को मार दिया। अभी भी बैक्टीरिया क्या है, जिंदा है, यानी वो चूहा अभी जिंदा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही अगले स्टेप, चौथे स्टेप में हमने देखा कि हीट किल्ड किया, किसको हीट किल्ड किया, इसी को जो डिजीज कर रहा था, यस स्टेन को, और साथ ही साथ इसके साथ लगा दिया आर स्टेन को। इन दोनों को एक साथ जैसे हमने इसको पास आउट किया, अब देखा गया कि ये माइस क्या हो गया, डेड हो गया। अब मामला ये उठा कि साहब जब हमने हीट कर दिया था यस स्टेन को जो वायरुलेंट था, तब तो ये जिंदा था, यानी जेनेटिक मटेरियल मर चुका था। लेकिन जैसे ही उसी हीट किल्ड को हमने आर स्टेन के साथ इंजेक्ट किया, तब फिर माइस को मर गया। तो इनके बारे में इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इस हीट किल्ड के अंदर कुछ तो है जो यहाँ से वहाँ क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है। जब उस माइस के अंदर के पूरे ऑपरेट करके उसके चीजों को चेक किया गया, तो ये कन्फर्म हो गया कि हीट किल्ड यस स्टेन बैक्टीरिया के अंदर से कुछ चीज है जो ट्रांसफर हुआ है एक नॉन, क्या कहते हैं, एक लिविंग आर स्टेन के पास, जो कि नॉन वायरुलेंट था। इस वजह से जब इसमें ट्रांसफर हुआ तो ये आर वायरुलेंट बन गया, क्या, आर स्टेन बन गया वायरुलेंट, और इसने कर दिया डिजीज निमोनिया, जिससे ये माइस फाइनली क्या हो गया, मर गया। लेकिन ये एबल नहीं थे, ही कैन नॉट, कांट एबल, ये कांट एबल टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन chemical nature of transforming principle। लेकिन देखिए इन्होंने अभी भी कंफर्म नहीं हुए थे कि केमिकल नेचर जो ट्रांसफर, उसका केमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन है कि क्या है। ही कांट एबल टू से दैट। तो अभी भी ये सफल नहीं हो पाए। इस वजह से हम इस एक्सपेरिमेंट को अभी भी हम कह सकते हैं फाइनल एंड फुल फाइनल नहीं मान सकते हैं। इस क्रम में अब अगले अगले बहुत सारे साइंटिस्ट आने शुरू हो गए। यानी ग्रिफिथ का जो पहला एक्सपेरिमेंट था चूहे पे था, जिसमें इन्होंने स्टेप्टोकॉकस और डिप्लोकॉकस नामक बैक्टीरिया को ग्रो करा करके निमोनिया को देखा कि माइस पर इंजेक्ट किया गया अलग अलग तरीके से, जिससे माइस के मरने और जीने की संभावना जीवित हुई। बट ये इतने योग्य नहीं ठहरे जिन्होंने ये बताने की कोशिश की हो कि हाँ क्या है केमिकल नेचर जो ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए आरएनए प्रोटीन डज नॉट एबल टू से दिस, सो दैट प्रिंसिपल वाज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम यूज्ड, राइट। अब इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आने वाले हैं जो अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन हम उसको देखेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यहीं पर रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़िया से पढ़िएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू।